स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। रेलवे की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। जानकारी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2026। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए RRB वाइज, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है उसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो वैकेंसीज कितनी है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे पहले RRB का नाम लिखा गया है, जोन और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। पूर्व सैनिकों का कॉलम लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद RRB के अंतर्गत 15 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। अजमेर RRB के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं, 60 और 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। उसी तरह से प्रयागराज के अंतर्गत 45+15 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। बेंगलुरु में 20 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। भोपाल में 2 जोन के अंतर्गत 42 और 3 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर के अंतर्गत 80 वैकेंसीज मिलेगी। बिलासपुर के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 32 और 20 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ में 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। चेन्नई के अंतर्गत 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। गोरखपुर में 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। गुवाहाटी में 68 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 40 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कोलकाता के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 34 और 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। मालदा के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 27 और 29 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। मुंबई RRB के अंतर्गत 3 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 108, 8 और 4 वैकेंसीज 3 जोनों की बताई गई है। मुजफ्फरपुर में 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। पटना जोन के अंतर्गत 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। रांची RRB के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 56 और 74 वैकेंसीज है। सिकंदराबाद RRB के अंतर्गत 2 जोन दिए गए हैं जिसमें कि 82 और 61 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सिलीगुड़ी RRB के अंतर्गत 60 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। त्रिवेंद्रपुरम के अंतर्गत 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है ये है 11,127 वैकेंसीज और जिसमें कि 1,114 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। यहाँ पे जो भी पद हैं असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के दिए गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15/5/2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट 14/6/2026 है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह 16/6/2026 तक जमा कर सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट करना है आपको एप्लीकेशन में तो उसके लिए या मॉडिफाई करना है तो 17/6/2026 से लेके 26/6/2026 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो ओपन होगा। जैसे मैंने पहले बताया था असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। लेवल 2 की सैलरी है 19,900 यहाँ पर आपको इनिशियल सैलरी दी जाती है। इसमें आपका 60% DA होगा। उसके अलावा अन्य भत्ते जितने भी दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से वो सभी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। A1 टाइप का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। 30 साल मैक्सिमम है। 11,127 वैकेंसी जिनके द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर जो मेडिकल होता है ये 1 टाइप का होता है जिसमें क्या होता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन जो मेन है यहाँ पर आपकी 6x6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट जो है मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है कि नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए एंड आपको पास होना पड़ेगा जिसमें कि कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिसोपिक विजन, इन सभी में कुल मिला के आपकी जो आई साइड है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। यदि आपने मैट्रिक किया है तो साथ साथ आपके पास ITI होना ज़रूरी है। ITI भी NCVT या फिर SCVT रिकोगनाइज होना चाहिए जिसमें कि ट्रेड बताए गए हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके अलावा वेल्ड राइट या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इन किसी में भी आपके पास एक में ITI होना चाहिए। साथ में 10th भी ज़रूरी है। यदि आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी इनके द्वारा दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन यानी 10th के साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप जो ट्रेड से संबंधित है
कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके पास ए बी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा, जिसमें कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनसे संबंधित आपके पास कोई एक कोर्स होना चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई आपके पास एक आहर्ता जरूरी है। अभी काफ़ी ट्रेड सेना के अंतर्गत ऐसे होते हैं, काफ़ी कोर्पस हैं, एयरफोर्स हैं, नेवी है, आर्मी के अंतर्गत, जिनको कि इस तरह का डिप्लोमा दिया जाता है या फिर ITI दिया जाता है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सेसमेंट कैंडिडेट हु है पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। अटेस्टेशन के बाद आपने 6 महीने से ज़्यादा सर्विस की है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। 30 साल मैक्सिमम है। एक्सेसमैन जो कि अनरिजर्व EWS कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी मिलिट्री सर्विस डिटेक्शन के बाद। यानी कि जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करना है। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से एक्सेसमैन OBC NCL को 6 साल तक भी छूट दी जा रही है। एक्सेसमैन जो ST और SC हैं उनको 8 साल तक भी छूट दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस मात्र 250 रुपये रखी गई है, जिसमें कि पूर्व सैनिक कुछ कैटेगरी है। और यह जो एप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ भी आप जैसे ही CBT 1 अटेंड करते हैं आपके अकाउंट में कुछ बैंक चार्जेस डिडक्शन करने के बाद वापस आ जाएंगे। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। हालांकि वो भी उनका CBT 1 यदि अटेंड करते हैं आप तो वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कुछ बैंक चार्जेस डिडक्शन के बाद। जो भी सर्विंग पर्सन्स हैं अभी सर्विस कर रहे हैं और बहुत से में आप रिटायर आ रहे हैं 1 साल के अंतर्गत, तो आप भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट बताई गई है अप्लाई करने की, उसके 1 साल बाद तक आप रिटायर आ रहे हैं तो आप एक्सेसमैन का जो वेलफेयर है वो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, सबसे पहले CBT 1 होगा, उसके में यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT 2 होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये यहाँ पर चरण बताए गए हैं, स्टेप वाइज बताए गए हैं। यदि CBT 1 की बात की जाए तो यहाँ पर आएगा आपका पेपर जो कि ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है 1/3। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता है जो कि CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में जो किए जाते हैं। यहाँ पर मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल रखा गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पाएंगे अनरिजर्व EWS के लिए 40% है, OBC NCL के लिए 30 है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 25 है। किस किस सेक्शन को कवर किया जाता है CBT 1 के अंतर्गत उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि आप CBT 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT 2 होगा, जिसमें कि पार्ट ए में 90 मिनट होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई 1/3। किस किस सिलेबस को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और इसके लिए भी एलिजिबल नंबर्स यहाँ पे रखे गए हैं। एक्सेसमैन को उसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा जिस कैटेगरी में वो है। तो मिनिमम जो परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है अनरिजर्व EWS के लिए वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसको पढ़ पाएंगे।